हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग 50-50 क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं। 50 क्वेश्चन पहले पार्ट में रहते हैं और अगली 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो सब प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग देख लेना। पहला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1883 आपको नहीं भूलना है। 1883 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया था जिसमें एक प्रोविज़न प्रावधान था कि भारतीय जजों को भी यूरोप के जो लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनका मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया। अब ये बात गोरों को कैसे पसंद आ जाएगी? गोरे लोगों का मुकदमा एक काले रंग का जज कैसे सुन सकता है? इसी को लेकर अंग्रेजों के द्वारा इस बिल का विरोध किया गया था। और 1883 में था कौन? लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के बारे में और लॉर्ड लिटन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग जाने रहिए कि लॉर्ड रिपन के काम ज़्यादा सही रहे, लॉर्ड लिटन के काम बहुत गंदे रहे। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन के जस्ट बाद कौन आ गया था? डफरिन आ गए थे। 1885 आपको याद होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो स्थापना के समय कौन था? डफरिन थे। पूछा जाता है ये भी प्रश्न। चलिए दूसरा कीजिए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर। यहीं पे बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध साहब ने ज्ञान प्राप्त किया था। और इस टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? ये भी पूछा जाता है। निर्माण कराया था अशोक ने, ठीक है, सम्राट अशोक। बाकी इन सब से बौद्ध साहब का कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 में, और उस समय दिल्ली सल्तनत एक्टिव थी दिल्ली में। और वंश कौन सा एक्टिव था? तुगलक वंश। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि तैमूर के समय शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ये तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किस युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे? 1576 याद आ रहा, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन कौन लड़ा था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो थे राजा मान सिंह। यहाँ पे मुगल सेना विजयी हो गई थी, लेकिन महाराणा प्रताप को राजा मान सिंह ने पकड़ नहीं पाया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, होइनसांग के बारे में पूछा है, कहाँ का था? होइन से हर्षवर्धन याद रखा कीजिए। होइनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और ये चीनी यात्री था। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसे कुछ उपाधियां भी दी जाती हैं, जैसे राजमुनि उसे कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार उसे कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? 1942 अरुणा आसफ अली। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इनको जाना जाता है 1942 के दौरान। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रांड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली। और ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को बोला जाता था ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मंगल पांडे। एक बार इन्वेंट्री पूछा था कि ये किस इन्वेंट्री से संबंधित थे। 34 आप लोग याद रखें, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इनको फांसी हो गई थी 8 अप्रैल 1857 को। और यहाँ के बाद फिर 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट कीजिए, आठवां क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा गया है किसके द्वारा कहा गया था। पढ़िए स्टेटमेंट को। यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना चिकित्सक, ना ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। यह महात्मा गांधी साहब ने बोला था। और यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि ये किसानों के लिए बोली गई बात थी महात्मा गांधी द्वारा। 1917 चंपारण सत्याग्रह याद आ रहा होगा, गांधी जी द्वारा प्रथम आंदोलन, ठीक है। चलिए नवा क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? इसके बारे में 3-4 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो जान लीजिए। पहला तो जो क्वेश्चन है पूछा गया है ये किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? ये आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। फिर पूछा जाता है कि इस गीत को पहली बार गाया किसने था? तो गाने के लिए आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर साहब को जानते हैं, है ना। 1896 में पहली बार इन्होंने गाया था। ओरिजिनली ये संस्कृत बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और ये भी पूछा जाता है कि इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसके लिए आप लोग याद रखें अरविंद घोष साहब 1909 में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया था? दांडी मार्च। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह बोल लीजिए या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल लीजिए, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो तो नमक बनाकर ही हुआ था ना। दांडी है कहाँ पे? गुजरात में, 1930। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? बताइए जल्दी से। मरीना। कहाँ पे? चेन्नई में है। लगभग 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मरीना बीच के बारे में पढ़ते होंगे ना। 12वां क्वेश्चन है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? अगेन आसान से क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर के बगल में एक ग्लेशियर है, नाम बताएंगे? उस ग्लेशियर का नाम है चेमा योंगडोंग ग्लेशियर। ये सब वैसे हम लोगों ने मैपिंग सीरीज में किया हुआ था, प्लेलिस्ट में मैपिंग सीरीज पढ़ी। अगर आप लोगों के पास समय हो तो उसको देख लेना जरूर, हेल्प बहुत करेगा। तो इस ग्लेशियर का नाम याद रखें। चलिए 13 देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? पृथ्वी के पास कितने मोशन है? एक आप लोग रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, है ना, एक रोटेशन पढ़ते हैं। रोटेशन यानी अपने अक्ष पे घूमना, और रेवोल्यूशन यानी किसी दूसरी बॉडी का चक्कर लगाना। ये रेवोल्यूशन होता है। परिक्रमण बोल दो उसे। रेवोल्यूशन यानी परिक्रमा कर रहा है किसी दूसरी बॉडी का। ये सन है और ये पृथ्वी है, यानी पृथ्वी खुद घूमते हुए दूसरी बॉडी का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अपने अक्ष पर पूछ रहा है, यानी रोटेशन पूछ रहा है। तो रोटेशन तो हम लोग 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट समय पूछा गया है, तो वो एग्जैक्ट समय आप लोग याद रखें, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 14 में क्या है? कहाँ गया? 14 में भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पहले तो ये बताइए आप लोग, गोलार्ध कितने हैं, हेमिस्फीयर कितने हैं? हेमिस्फीयर तो 4 हैं। ये पृथ्वी है। यदि इसको ग्रीनविच के सापेक्ष देखेंगे तो आपको 2 हेमिस्फीयर दिखते हैं। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। मान लीजिए इक्वेटर के सापेक्ष देखें तब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। यानी आपने 4 हेमिस्फीयर देख लिए। और इंडिया की लोकेशन है कहाँ? यहाँ पे लोकेशन है। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी आता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। क्लियर है? नॉर्थ में भी आता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए 15, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। सबसे कम मिलता है का मतलब यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है, जो सबसे भिन्न है वो बताना है। ये महासागर हैं सब, और ये महासागर थोड़ी ना है लाल सागर, तो लाल सागर अलग हो जाएगा सबसे। ये तीनों ओशंस हैं और ये सी है, ये ओशियन नहीं है। 16वां है, वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर है? अंतर पहचानने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ता है कि कौन किस आधार पर निकाली जाती है। करंट ईयर देखा जाता है, बेस ईयर देखा जाता है। अगर आपको रियल जीडीपी देखना है तो आपको पिछले वर्ष की कीमत देखना पड़ेगा, और नाममात्र की जीडीपी देखना है तो आपको करंट प्राइस देखना पड़ेगा। इसके आधार पर निकलती है। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन पढ़िए, आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। 17 देखिए, सरकार कर क्यों लगाती है? टैक्स नहीं लगाएगी तो फिर गवर्नमेंट मशीनरी चलेगी कैसे? अर्थ तो चाहिए है ना, अर्थ बिना तो कुछ हो नहीं सकता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए। चलिए 18 क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के बारे में पूछ रहा है। आरबीआई द्वारा जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है ओपन मार्केट में, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मुद्रा सिक्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन ध्यान देना आरबीआई द्वारा किया जाता है ये काम, सरकार द्वारा नहीं, तो सी ऑप्शन नहीं लगा देना। चलिए 19वां देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? मजदूरों को समान अवसर मिले, बिल्कुल। किसानों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को सम्मान मिले, सारी चीज़ें आ जाएंगी। 20वां क्वेश्चन है, एमएसवाई को विस्तारित कीजिए। ये महिला समृद्धि योजना है, 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये एक तरह से महिलाओं के लिए सेविंग स्कीम की तरह काम करता है, बचत योजना की तरह काम करता है। चलिए 21 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। पार्ट कौन सा है संविधान में? जल्दी से बताइए। पार्ट नंबर 4। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। यहाँ पे डीपीएसपी के जिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, सारांश के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से कन्फ्यूज मत हो जाना। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण लिखा है, यहाँ पे विकेंद्रीकरण नहीं लिखा है। विकेंद्रीकरण अगर होता
विकेंद्रीकरण अगर लिखा होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है जो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। अगर आपको आर्टिकल 39 याद आ रहा है तो वहाँ पर समान न्याय की बात की गई है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, फ्री लीगल एड की बात की गई है। तो ये क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डीपीएसपी के बारे में याद रखें, ये चैलेंजेबल नहीं होता है। चलिए 22 है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कब हुआ था। संसदीय प्रारूप यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हम लोग अपने यहाँ देखते हैं, भारत में जो चलता है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। 23 देखिए, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली मीटिंग पूछी जाती है, बताएंगे। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, पहली बैठक शुरू हुई थी संविधान सभा की। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। चलिए 24, फजल अली कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। 1956 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ये 3 मेंबर कमीशन था। बाकी जो 2 लोग हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, KM पनिक्कर साहब और कुंजरू साहब। पनिक्कर और कुंजरू याद रखें। और तीसरे फजल अली थे ही, जो चेयरमैन थे। 25वां क्वेश्चन देखिए, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में 4 जोड़ी गई। वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ये जो 4 बाद में जोड़ी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची को जोड़ने का प्रावधान पहला संविधान संशोधन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पहला जो था, उसके अनुसार 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1985 में। बाकी 11, 12 तो बहुत आसान है, ये आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। 73वां और 74वां ये हुए कब थे, 1992, ये भी याद रखना है, 1992 में। कभी कभी पूछा जाता है कि लागू कब से हैं, तो लागू 1993 से हुआ था, ध्यान रखें। तो 1992 से कन्फ्यूज मत होना, लागू वर्ष 1993 है। चलिए 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपसे डिकम्पोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है। डिकम्पोजर क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो जो यहाँ पे डिकम्पोजर नहीं है वही उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा है ना। अमर बेल डिकम्पोजर नहीं है, ये पैरासाइट है। चलिए 27 देखिए, 27 में पूछा गया है, कहाँ गया, हाँ, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा है। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, पेप्सिन नामक एंजाइम बदलता है। ये बेसिकली करता क्या है, ये एमिनो एसिड को ब्रेक करता है। चलिए 28, बेकिंग सोडा। एक होता है बासिंग सोडा और दूसरा होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। बेकिंग में H होता है, बाई होता है, बाई कार्बोनेट होता है, जिसे हम लोग NaHCO3 के नाम से लिखते हैं। एक तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसका नाम है, दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोल सकते हैं ना इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बासिंग सोडा क्या होता है, उसमें H नहीं होता है, Na2CO3 बासिंग सोडा है। 29, विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट बताना। आसान सा क्वेश्चन है, एम्पियर। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर के बारे में पूछा जाता है, साइंस से क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसी यूनिट है स्केलर। चलिए 30 है, निम्नलिखित में से षष्ठ कोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम पूछ रहा है, ये तो अपने आप में कठिन क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, रटिए फिर। ZnO जिंक ऑक्साइड। चलिए 31 है, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर होगी। यानी जितनी पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। तो ऐसा कब हो सकता है, बराबर बराबर कैसे करते हैं, अंडर रूट ले लीजिए, सिंपल सा। 2025 का अंडर रूट क्या होगा, लास्ट में तो 5 ही आना है, लेकिन ऑप्शन में चारों में 5 ही है। 45 इंटू 45 2025 होता है। तो यहाँ पे 45 पंक्तियाँ हो जाएंगी और हर पंक्ति में 45 पौधे हो जाएंगे, तो हो जाएगा ना 2025 पौधा। चलिए 32 में यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, सॉल्व करना है, तो इसके गुणनखंड कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 112 को कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे 4 गुणा 7 लिख दोगे, 4 चौको 16, 16 सत्ते 112। और 343 को कैसे लिखोगे, ये तो हम जानते हैं कि ये 7 का क्यूब होता है, तो इसको 7 इंटू 7 लिख लीजिए। यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 7 रह जाएगा। यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा और अंदर 7 रह जाएगा।
अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, 11 अंडर रूट n है ये, 112 अंडर रूट को क्या लिखा हम लोगों ने 4 अंडर रूट 7, इसको क्या लिखा, इसको लिखा 7 अंडर रूट 7। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 11 अंडर रूट 7 आ गया, यानी इसके बराबर ये है। 11 से 11 कैंसिल हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट भी कैंसिल हो गया, n बराबर 7 आ गया। ठीक है, चलिए 33। यहाँ पे बोर्ड मास लगा दीजिए, सबसे पहले भाग कर लीजिए, फिर गुणा कर लीजिए, उसके बाद फिर जोड़ घटाना। तो ये 3/11 लिख लें इंटू ये 22/6 लिख लें, इसको ऐसे लिख लिया। उसी तरह यहाँ पे भी लिख लीजिए 9/4 इंटू 12/3। उसी तरह यहाँ पे भी लिख लीजिए 25/11 इंटू 22/10। मैं यहाँ पे अरेंज कर दे रहा हूँ, दोबारा लिख ले रहा हूँ। कितना था ये 25/11 गुणा 22/10। तो इसको काटा पीटी कर लीजिए, ये 11 से 2 बार कट जाएगा है ना, ये 4 से 12 कट देना, ये 11 से 22 कट देना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई मतलब नहीं है पूरा सॉल्व करने का, यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, -3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 देखिए, 34 में 100 से भाग कर दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 50 से काट दिया 2, फिर 2 से काट दिया, ये 2 चौके 8, 2 3 6, 430 हो गया। इसकी वैल्यू 430 आ गई। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये भी तो वही आएगा ना, इसको भी वैसे ही लिखोगे आप 860 गुणा 50/100, तो वही चीज़ हो जाएगी। तो ये भी 430 आ जाएगा, तो ये 860 हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35, यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका माध्य बता रहे हैं। माध्य एक तरह से आप एवरेज की तरह समझें। ठीक है, एवरेज 53 है, गलती से एक परीक्षण में 45 की जगह 54 लिखा गया, परिवर्तित सही माध्य होगा। एवरेज से कर लीजिए, जो हम लोगों ने एवरेज में सीखा है। परीक्षण कितने हैं, 10 हैं, x1 से लेके x10 तक ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर 10 हैं और इनका एवरेज दे रहे हैं 53। तो यहाँ पे हमें योग तो पता चल ही जाएगा सबका, x1 से लेके x10 तक पता चल जाएगा, ये 530 हो गया। ठीक है, गुणा कर दिया। अब एक क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गलती से एक परीक्षण में 45 को 54 लिखा गया, मतलब यहाँ पे 45 रखा होगा कोई नंबर, उसकी जगह 54 लिखा गया। ये जो योग बता रहे हैं ना, यहाँ पे एक संख्या 54 से ये आया है 530। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि जो 53 आया था माध्य, वो 54 नंबर से आया था, लेकिन होना क्या चाहिए था, 45 होना चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें योग सबका पता है। ठीक है, योग पता है, 54 से पता है, 45 से करना है। तो यहाँ पे कितना नंबर ज़्यादा लिखा गया, 45 से 54 कितना ज़्यादा है, 9 है ना। तो 9 अगर हम यहाँ से घटा देंगे तो ये 45 से आ जाएगा। तो 530 से 9 घटा दीजिए, कितना बचा, ये 521 बचा। ये जो 521 आया वो एक संख्या 45 को लेके आया। क्लियर है। अब यहाँ पे माध्य निकालना है, तो नंबर तो 10 ही हैं, तो ये 52.1 आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 है, निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है और सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, सजीव को क्या बोला जाएगा, चेतन। यहीं पे आपसे इसका मतलब नहीं पूछा गया है। ठीक है, सजीव वस्तुओं को माइंड में नहीं लाना। 37 में हमेशा राष्ट्र के क्या बनो, सज्जन प्रहरी बनो, सजग प्रहरी बनो, दुर्जन जग अलर्ट, सजग प्रहरी बनो। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 38 है, खर शब्द का पर्यायवाची बता दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। खर गधा को बोला जाता है, खरगोश मत लगा देना, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, इसको पहले तोड़ लीजिए, इसकी पहले संधि विच्छेद ही कर लीजिए, महाधन ऋषि हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से अर आ जाएगा, तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, अर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी गुण संधि है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 है, गीतकार में कौन सा समास है, पहले तो इसका समास विग्रह कर लो। समास विग्रह कैसे होगा, गीत को रचने वाला, गीतकार यानी गीत को रचने वाला। तो यहाँ पे गीत शब्द जो है वो गौण शब्द है और जो कार है रचना करने वाला ये प्रधान शब्द है, और यहाँ पे कारक चिन्ह भी आ रहा है, कारक चिन्ह को आ रहा है। तो ऐसे केस में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 में पूछा है फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत कौन सा है पूछा है। मानसून सही लिखा है, सही लिखा है। प्रीस्ट भी सही लिखा है, पिक्टोरियल भी सही लिखा है, रेफरी गलत लिखा है। रेफरी में डबल एफ नहीं होता है, रेफरी की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस करेक्टली एंड मेक इट मीनिंगफुल। सेंटेंस बनाना है, बना दीजिए। आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स्ड। आप इन चारों को पढ़िए और यहाँ पे आगे मिला के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा।
मोर रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री। यहाँ पे सही वक्त डी होगा। 43 में है ही हैज़ नो मनी नाउ, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। ऑल दो ही वॉज वेरी पुअर वंस, क्योंकि वो एक समय बहुत गरीब था। एज ही हैज़ गिवन अप ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी संपत्ति ख़त्म हो गई, लूज़ कर दिया। तीसरा पढ़िए बिकॉज ही वॉज वेरी रिच वंस, क्योंकि वो एक दिन बहुत अमीर था। चौथा है बिकॉज ही हैज़ रिसीव्ड ह्यूज डोनेशन, क्योंकि उसको बहुत बड़े अमाउंट में डोनेशन मिला। तो यहाँ पे सबसे मीनिंगफुल कौन सा लग रहा है आपको? उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी संपत्ति, सारा पैसा गिवन अप कर दिया, लूज़ कर दिया। चलिए, ये आसान सा पैरा है और ये तो हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते भी थे। पढ़िए इसको, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग जानते हैं इस कहानी के बारे में। वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर। ये चींटी वाली कहानी है। वो नदी में जाती है पानी पीने और गिर जाती है। फिर वहाँ पे एक बैठा हुआ पक्षी देखता है कि डेंजर में है चींटी, तो क्या करता है वो एक पत्ती को फेंक देता है और चींटी के लिए यही सहारा हो जाता है और वो बच जाती है। तो यहाँ पे मैं पूरा पैरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए 44। द एंट केम टू द स्ट्रीम, वो स्ट्रीम के पास, नदी के पास क्यों आई थी? क्योंकि वो प्यासी थी। ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 45 में है द डोब ड्रॉप्ड अ लीफ, डोब एक पक्षी का नाम है। द डोब ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, उसने पत्ती को क्यों फेंका था? ताकि उसकी जान बच सके, वो खतरे में थी। तो यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा? हेल्प इट सेल्फ, ड्रॉन द आंट, डुबाने के लिए थोड़ी ना फेंका था। सेव द ड्रॉइंग आंट, चींटी को बचाने के लिए फेंका था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इस पैरा को आप लोग पूरा पढ़ लेना, मैं PDF टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ, तो आप वहाँ से कर लेना। चलिए 46 देखिए, यहाँ पे ACDF को इसमें चेंज किया गया और इसका पूछा है। तो यहाँ पे एक एक लेटर को पकड़ लीजिए। A से C बनाया, पहले A से C बनाया, A से ये वाला C कैसे बनाया? +2 करके, +2 हुआ है ना। फिर यहाँ पे दूसरा लेटर है C और यहाँ पे दूसरा लेटर G, तो C से G कैसे चेंज हुआ? C से G, तो यहाँ पे +4 दिख रहा, ठीक है। फिर D से J चेंज हुआ, तो D से चेंज J में करना है, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ? 1 2 3 4 5 6 +6 हुआ, यानी +2 +4 +6 +8 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा। क्लियर है? पहला कॉम्बिनेशन क्या था? +2 का, तो B में +2 करेंगे तो D आ जाएगा। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था? +4 करना है, तो E में +4 कर दीजिए। E में +4 करेंगे तो यहाँ पे I आ जाएगा। DI दिख रहा? DI 2 ऑप्शन में दिख रहा। चलिए कोई नहीं, तीसरा देख लेते हैं H। तीसरा लेटर को कैसे करना था? +6 करके, तो H में +6 कर दीजिए, तो IJKLMN, N आ जाएगा, DIN, यानी लास्ट वाला ही देख लो। फिर I में +8 करके देख लीजिए, तो JKLM 4 यहाँ पे हो गया और 5वां 6वां 7वां और 8वां Q है, ठीक है। तो DINQ हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 47 में यहाँ पे भिन्न संख्या बताना है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, एक लेटर 4 लिखा है, दूसरा 63 लिखा है, तो ये 64 के आसपास कहीं दिख रहा है ना। तो 4 से क्या संबंध है 64 का? 4 का क्यूब 64 होता है और 1 घटाया है। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 का क्यूब कीजिए, 1 घटाइए, 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा 0। यहाँ पे 63 आ गया था। ऐसे यहाँ पे भी है, 5 का क्यूब कीजिए और 1 घटा दीजिए तो 124 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 का क्यूब कीजिए, 27 आ जाएगा, 1 घटाइए 26 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यूब कीजिए तो 2 का क्यूब तो 8 ही होता है, 8 से 1 भी घटाना है तो ये 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 15 लिखा है, तो ये गलत है। यानी कौन सा कॉम्बिनेशन गलत हो गया? मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, लास्ट वाला 5वां, यानी C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 में यदि प्राइस को कूट में SBNIL लिखा है तो इसे क्या लिखा जाएगा? P को S में बनाइए, तो PQRS +3 किया पहले लेटर को, R से V बनाना है, R से V कितना गया? ABCD बगल में लिख लेना, ठीक है। ये +4 हुआ। I से फिर आप N पे जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस्ट में बना लीजिए, पहला कॉम्बिनेशन +3 से बना था ना, तो +3 क्या हो जाएगा? DEF, F आ जाएगा पहला लेटर, तो F तो सम में है। दूसरा लेटर है O, O में क्या करना है? +4 का कॉम्बिनेशन बैठाना है, O में 4 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। तीसरे लेटर को हमें +5 के कॉम्बिनेशन से बनाना है, तो S में आप 5 जोड़िए तो X आ जाएगा, ठीक है। FS X हो जाएगा। 3 में देख लीजिए, 3 में मिल जाएगा, बी ऑप्शन मिल जा रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49, 6 व्यक्ति हैं यहाँ पे, LMNPQR,
इनकी हाइट अलग अलग दी हुई है। एन जो है क्यू और पी से लंबा है, यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन लिख ले रहे हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, एन क्यू से भी बड़ा है और पी से भी बड़ा है, परंतु एम से छोटा है, तो यहाँ पे एम से छोटा कर दिया। अभी तक सबसे बड़ा कौन हुआ? अभी तक सबसे बड़ा एम हुआ। फिर देखिए पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है, तो अभी तक सबसे छोटा कौन सा हो गया? क्यू हो गया। और इसका मतलब ये भी हुआ कि क्यू सबसे अंतिम व्यक्ति है जो सबसे छोटा है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है ना, समझ पा रहे हो? अब आगे बढ़िए, जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है, यानी एल यहाँ पे सबसे बड़ा हुआ। अगर एल और किसी से छोटा होता तो यहाँ पे सिर्फ नहीं लिखा होता, तो सबसे बड़ा एल हो गया और सबसे छोटा क्यू हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए। 50वां क्वेश्चन है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 का समय है। बताओ कि सही समय क्या है? कुल मिला के इसकी मिरर इमेज बता दीजिए। मिरर इमेज करेंगे तो क्या आ जाएगी स्थिति? सुई की स्थिति ये आ जाएगी, है ना। और ये कौन सा टाइम है? ये 10:30 है, तो आसान है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस चित्र का मिरर इमेज क्या बनेगा? यही बनेगा ना। चलिए इतना प्रैक्टिस कीजिए, बाकी 51 से 100 क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।